अच्छा जी, अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में। डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में सिर्फ एक एग्जांपल हमारे पास डेंट्रोलिन सोडियम की ही है, जो जिसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट भले सिमिलर हैं बाकी सेंट्रली एक्टिंग से, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट ही है। ठीक है, लेकिन डेंट्रोलिन जो है वो स्पैस्टिसिटी ऑफ सेरिब्रल ओरिजिन में ज़्यादा फायदेमंद होती है, और क्योंकि ड्रग मसल वीकनेस करती है, तो मसल वीक हो जाते हैं इसको लेने से। इसीलिए हम जिनके यहाँ मतलब बेसलाइन स्ट्रेंथ होती है ना, जिनके में इसके बाद उनके पास स्ट्रेंथ नहीं मौजूद होगी या बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होती है, तो उनको ये देते हुए हम जरा एहतियात करते हैं, हम अवॉइड करते हैं जो बड़े कमज़ोर कमज़ोर से लोग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम इसके उस पे आ जाते हैं अच्छा, अब इसकी एक ख़ास बात है, तो ये याद रखना इसीलिए क्योंकि भाई देखो, जो ड्रग थोड़ी डिफरेंट एक्शन होता है ना, ये थोड़ी डिफरेंट कोई पिक्यूलरिटी होती है, तो हो सकता है पिक्यूलर बिहेवियर की वजह से उनके वो एक एमसीक्यू में पूछा जा सके। ठीक है, अब डेंट्रोलिन की एक खसूसियत है कि 5 घंटे के अंदर अंदर खाने के बाद मतलब मतलब द पीक कंसंट्रेशन तो डेंट्रोलिन ले लेता है, लेकिन उसके इफेक्ट जो हैं नोटिस वीक, द पेशेंट में नॉट नोटिस एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट फॉर अ वीक और मोर, मतलब पूरे वीक में कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आ रहे होते। ये बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है, और ये हाईली प्रोटीन बाउंड है, यानी इसका बहुत ही कम फ्री फ्रैक्शन होगा अवेलेबल थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए। अच्छा, तो जब जब ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो जाती है ना, जो प्रोटीन से बाइंडेड ड्रग होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देती, लेकिन जो नॉन प्रोटीन वाली होती है, मतलब जो फ्री फॉर्म में मौजूद होती है, उससे थेरेप्यूटिक इफेक्शन आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन अवेलेबल होता है थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए। चलो, एक बात है, डेंटली मेटाबोलाइज होता है लिवर से, लेकिन यूरिन से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एलिमिनेशन लाइफ हाफ लाइफ जो है इसकी 9 आवर्स में, 9 घंटे लगेंगे इसको वो होने में, लेकिन अगर इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन है तो उसे इनएक्टिव होने में। ठीक है, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन है तो फिर जो है ये फिर जिसकी मेटाबॉलिज्म है वो प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, और अगर ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी तो यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्ट है, यानी ये मसल में जाता है, उधर इंटरफेयर करते हैं कैल्शियम आयन रिलीज से फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होने में इंटरफेयर कराता है और वीक कर देता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वीक हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम रिलीज नहीं हो पाता तो वीकर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। At therapeutic concentration, dantrolene had little effect on cardiac and intestinal smooth muscles too. ठीक है, यानी ये कार्डियक और इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पे भी काम कर सकते हैं। अगर इंटेस्टाइनल को रिलैक्स करेगी तो फिर डाइजेशन में भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैस्टिसिटी को मैनेज करने के लिए यूज हो रहा होता है, लेकिन ये इफेक्टिव पेशेंट उन पेशेंट्स के लिए जिनको सेरिब्रल पाल्सी है, एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और जिनको स्ट्रोक है। एनेस्थीसिया एंटीडोट, ठीक है, ये एनेस्थीसिया के एंटीडोट के तौर पे। अच्छा, एक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है जो एनेस्थीसिया की एक कॉम्प्लिकेशन है, फेटल कॉम्प्लिकेशन है पोटेंशियली, कि उसमें स्केलेटल मसल्स बहुत रिजिड हो जाते हैं। रिजिड हो जाएंगे तो उनको रिलैक्स करना ज़रूरी होगा, बहुत ही हाई फीवर होता है तो हम उसके एंटीडोट के तौर पे डेंट्रोलिन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेंट्रोलिन, वाई, बिकॉज डेंट्रोलिन रिड्यूस मसल रिजिडिटी। डेंट्रोलिन जो है वो क्या नंबर ऑफ कैल्शियम आयन डिक्रीज कर रहा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एक स्ट्रक्चर मसल सेल्स दैट कंट्रोल्स मसल्स कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन बाय रिलीजिंग एंड स्टोरिंग कैल्शियम आयन। ठीक है, ये कैल्शियम को रिलीज भी कराता है और स्टोर भी करता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। रेटिकुलम से जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं ना, तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, उनके दरमियान ना एक बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता जो खुलता है और फिर ज्वाइन होता है, तो इस तरह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें डेंट्रोलिन यही हेल्प करता है कि वो कैल्शियम की रिलीज होने ही नहीं देता। जब कैल्शियम का रिलीज नहीं होगा तो कैल्शियम की वजह से एक्टिन मायोसिन में जो इंटरेक्शन हो रही थी वो हो ही नहीं पाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, यानी लेस एनर्जी मीन्स वीक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैल्शियम लेवल को लो करते हैं प्लाज्मा और मायोप्लाज्म में तो लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और जब ये होता है तो कैल्शियम प्रॉम्प्ट्स इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, by promoting muscle relaxation, reducing rigidity, halting hypothermia. डेंट्रोलिन प्रिवेंट कर देता है मसल रिजिडिटी को, कंट्रीब्यूट तो लाइफ थ्रेटनिंग जो बॉडी टेम्परेचर का हाई हो जाना होता है
मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। मतलब जो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है वो कंट्रोल में आ रही है, इसीलिए पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो काफ़ी एंटीडोट के तौर पर बात करता है। सीएनएस डिप्रेसेंट अगर हम डेंटोलिन के साथ दे देते हैं तो होता क्या, डिप्रेसिव इफेक्ट आ जाते हैं, सिडेशन होने लग जाती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन अगर डेंटोलिन के साथ दे दिया तो रिस्क, लिवर टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और आईवी रैम्पेमल कभी भी डेंटोलिन के साथ नहीं देते, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस कोलैप्स हो सकता है। और अल्कोहल सीएनएस डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ा देगा अगर डेंटोलिन के साथ दिया गया तो ये हमारी ड्रग इंटरेक्शन हो गई। अब हम एडवर्स रिएक्शन की तरफ। अच्छा, एडवर्स रिएक्शन इसके जो है वो मसल्स पे ही है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए जो है ना, इनके एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन है, सीएनएस पे इन जनरल कोई एक्शन है नहीं। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है डायरेक्ट। तो थेरेप्यूटिक डोज, अगर थेरेप्यूटिक डोज से बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी की तरफ इसकी डोज बढ़ जाती है, तो लिवर अफेक्ट होता है और हेपेटाइटिस वगैरह का खतरा हो सकता है। प्रॉब्लम लिवर अगर ख़राब होगा तो हेपेटाइटिस का और इशू आ जाएगा, तो ये सीवियर इफेक्ट्स में आ जाएंगे, ब्लीडिंग, सीजर्स, हेपेटाइटिस। ठीक है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, मैलेज, मसल वीकनेस। ठीक है, इंसान थोड़ा थका थका, मैलेज और मसल वीक हो जाते हैं उसके। रिलीफ ऑब्टेन हुआ या नहीं हुआ प्रिस्क्राइबर से, तो हम उसकी असेसमेंट में सबसे पहले यही करेंगे। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन नर्सिंग प्रोसेस में, असेसमेंट में हम हिस्ट्री लेते रहेंगे, पेन की मॉनिटर करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। उसके बाद हम और क्या करेंगे, हम सीबीसी भी चेक करेंगे और लिवर फंक्शन टेस्ट। ये लिवर फंक्शन टेस्ट इसलिए क्योंकि लिवर पे इसका फैटी लिवर से मेटाबोलाइज हो रही है, और सीबीसी इसलिए क्योंकि अक्सर ड्रग्स जो है मसल रिलैक्सेंट प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज कर रही होती हैं। पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी में है तो उसकी कंप्लाइंस चेक करेंगे। बाकी सब सेम है। इंजरी रिलेटेड ड्रग, इंजरी से उन्हें प्रिवेंट करना है, उन्हें देखते रहना है कि डायग्नोस क्या आ रही है, डायग्नोसिस तो नहीं है ऐसी कोई इंजरी रिलेटेड टू एडवर्स रिएक्शन। अंडरलाइन डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई एक्यूट पेन किसी अंडरलाइन डिसऑर्डर की वजह से उसे डायग्नोस करें और उसे ट्रीट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब जो है हम उस पे आ जाएंगे, प्लानिंग आउटकम और गोल्स। रिस्क मिनिमाइज करना है, रिस्क फॉलिंग का रिस्क नहीं करना है, पेशेंट की डिस्कम्फर्ट को कम से कम करना है, मेडिकेशन में हो रहे हो उसके फॉलोअप लेते रहना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूरी है। हेपेटाइटिस अगर सीवियर डायरिया है तो ये पेशेंट ये ड्रग्स नहीं देंगे, मसल वीकनेस होगी, सीवियर वीकनेस होगी तो ये ड्रग्स नहीं देंगे। ओरल फॉर्म ऑफ ड्रग मिल देंगे ताकि जीआई डिस्ट्रेस ना हो, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। माइल्ड एनाल्जेसिक साथ साथ दे दें अगर पेशेंट को हेडेक भी हो रहा है। ठीक है, patient doesn't require injury as a result of drug induced or doesn't experience injury evaluation। ये पेशेंट ने कोई इंजरी तो नहीं एक्सपीरियंस की है इसकी वजह से, ड्रोजनस की वजह से, पेन और मसल सेंसी क्या कम हो गए वो ड्रग थेरेपी के साथ। कंप्लाइंस पेशेंट की क्या है थेरेपी के साथ। अब हम अदर मसल रिलैक्सेंट्स पे आएंगे।